Jai Hind students, welcome back to the Defense Booster series for NDA and CDS examination by the Institute of Defense Services. मैं राजीव शर्मा आज के इस लेक्चर को शुरू करता हूं और आज के जो हमारे टॉपिक्स करंट अफेयर्स के जो आने वाले हैं उनके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आज की क्लास में जो हैं वो डिफेंस ओरिएंटेड हैं, हालांकि कुछ नॉन डिफेंस टॉपिक्स भी हैं, लेकिन आई होप और आई पर्सनली कंसीडर कि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इस वजह से मैं उन्हें इंक्लूड कर रहा हूं। चलिए बिना देरी किए मेन टॉपिक्स पर जाते हैं और काम की बात करते हैं। तो यहां सबसे पहला टॉपिक जो आपके सामने आ रहा है वो है नेवी शौर्य म्यूजियम। नेवी शौर्य म्यूजियम क्या है भैया और ये क्यों करंट अफेयर में आ? देखो यूं तो ये 2022 में भी न्यूज़ में रहा था, लेकिन अब फिर से न्यूज में आ गया है। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण माना जा रहा है, कल यानी कि 31 अक्टूबर को यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इसका दौरा किया है कि इसका जो डेवलपमेंट वर्क है वो कैसा चल रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो अपने टारगेट से थोड़ा सा लेट है। यानी कि जो टारगेट ईयर सेट किया था दैट वाज दिसंबर 2024 कि दिसंबर 2025 तक इसे बनकर रेडी हो जाना था उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में। ये प्रपोज किया गया था 2022 में, कब? 2022 में। लेकिन हुआ ये है कि ये पता चला है कि अभी तक इसमें सिर्फ 30% ही काम हो पाया है, बिकॉज ऑफ सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस भी हैं, और सबसे बड़ा रीजन माना गया है लॉजिस्टिक्स का, कि जो इसके कंस्ट्रक्शन में डिफेंस इक्विपमेंट्स की जरूरत थी, जैसे शिप्स की जरूरत थी या वगैरह वगैरह, तो उनको लाने में देरी हुई है। स्पेशली यहाँ पर एक शिप म्यूजियम बनाया जा रहा है, क्योंकि डेफिनेटली नौसेना शौर्य स्मारक के नाम से या शौर्य म्यूजियम के नाम से जाना जा रहा है, तो डेफिनेटली इसमें शिप की जरूरत है। और आईएनएस गोमती जो इंडियन इंडिजीनियस मिसाइल फ्रिगेट यानी कि गोदावरी क्लास का एक शिप है, दैट इज अ वॉरशिप, तो उसे म्यूजियम में रखा जाना है। ये एक ओपन एयर म्यूजियम होगा, राइट? तो अब ये क्या है, क्या पता चला हमें इन सब चीजों के बारे में, तो उसको हम लोग जानते हैं थोड़ा। ये बता रहे हैं कि ये म्यूजियम जो है, पहला तो नॉर्थ इंडिया जो उत्तर भारत है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया जो है उसमें कोई भी जो उसकी बाउंड्रीज हैं वो ओशन या सी को टच नहीं करती। पहली चीज तो कोस्टल रीजन नहीं आता। तो लैंडलॉक रीजन ऑफ इंडिया में, यानी कि जो विंध्याचल सतपुड़ा रेंजेस है उसके ऊपर वाले हिस्से में, नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में, ये अपने तरीके का पहला एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी मिलिट्री या मैरिटाइम हेरिटेज हमें मिलेगी, एक सैन्य या कि फिर नौसैनिक विरासत है जो कि उत्तर भारत को मिलेगी। तो डेफिनेटली टूरिज्म के लिए तो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गई होगा, साथ ही साथ इट विल डेवलप द फीलिंग ऑफ द नेशनल पेट्रियाटिज्म इन द पीपल हु विल गो टू सी इट, राइट? सो क्या है ये, दैट इट इज डिजाइन टू ब्लेंड एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजी, तीन चीजों को आगे बढ़ाना है। भारत के लोगों को, स्पेशली द यूथ एंड द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, उन्हें एजुकेट करना है इंडिया में नेवल ओरिएंटेशंस के बारे में, और एक्सपीरियंसेस उनको देना है उसका, और टेक्नोलॉजी से अवेयर कराना है लोगों को, सो दैट वो लोग भी इस चीज के लिए अपने आप को एंथुसियास्ट करें कि हाँ हम भी इन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए आगे बढ़े। 2022 में इसे प्रपोज किया गया था पहली बार, राइट? दिसंबर 2024 इसका टारगेट रखा गया था कि इसे बन जाना था, लेकिन अभी तक सिर्फ 30% प्रोग्रेस दिखाई दी है, जिस बात पर योगी आदित्यनाथ ने थोड़ा सा सख्त रवैया अपनाया है कि ऐसा क्यों है। तो लॉजिस्टिक्स के चैलेंजेस रहे हैं, मैंने जैसा आपको बताया है, इसमें सप्लाई लेट हो रही है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा धीमा हो गया प्रोजेक्ट। अब इसके लिए नई डेडलाइन सेट की गई है कि इसी साल दिसंबर 2025 तक कैसे भी करके इसे शुरू करना ही है, यानी कि 2025 से आगे नहीं जाना है। ये टारगेट ईयर बहुत ही स्ट्रिक्टली डिसाइड करने के लिए उन्होंने कहा है। बेसिकली इसके दो हिस्से होंगे। अगर इस प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो दो भागों में से बनाया जा रहा है। पहला है आईएनएस गोमती शौर्य स्मारक। भारतीय नौसेना में आईएनएस गोमती का एक बहुत इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो कंट्रीब्यूशन रहा है बच्चों। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा वॉरशिप है जो इंडियन नेवी में 34 इयर्स तक सर्व किया है, मतलब इसने 34 साल तक अपनी सेवाएं दी हैं भारतीय नौसेना को। अगर आपसे कोई पूछता है कि आईएनएस गोमती यहां कर रखा जा रहा है, ये इसका क्या रिलेशन है, आप बताएंगे, या इसका कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये गोदावरी क्लास का शिप है। सबसे पहली चीज आप ये बताएंगे ये कैसा शिप है? ये गोदावरी क्लास का शिप है और इंडिजीनियस मिसाइल फ्रिगेट है। अब इंडिजीनियस मिसाइल फ्रिगेट का मतलब क्या होता है? देखो, इंडिजीनियस मिसाइल यानी मिसाइल ऑपरेटिंग शिप है, इससे मिसाइल लॉन्च किए जा सकते हैं। डेफिनेटली वॉरशिप है तो मिसाइल्स तो लॉन्च किए ही जा सकते होंगे, लेकिन यहां पर फिर हमारे सामने एक टर्म मैं यूज कर रहा हूं, दैट इज अ फ्रिगेट।
अब यहाँ दो चीजें आती है नेवल शिप्स में, एक होता है फ्रिगेट, एक होता है डिस्ट्रॉयर। इसके बारे में 1 मिनट के अंदर हम जानने की कोशिश करते हैं। जो वॉरशिप्स होते हैं यानी कि जंगी जहाज होते हैं, जो भारतीय नौसेना या नेवी में होते हैं, किसी भी देश में होते हैं, ये फ्रिगेट या डिस्ट्रॉयर से आपको अक्सर नाम सुनने को या कहीं पढ़ने को मिल जाते होंगे। इसमें डिफरेंशिएट करना बाय देयर डिजाइन स्ट्रक्चर, बाय देयर टेक्नोलॉजी एंड बाय देयर यूज, ये 3 एस्पेक्ट्स में मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली चीज, जो डिस्ट्रॉयर क्लास शिप्स होते हैं बेटा या डिस्ट्रॉयर शिप्स होते हैं, वो ऐसे वॉरशिप्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं साइज में। अगर इनके वेट की बात करो तो दीज आर नियर अबाउट फ्रॉम 6000 टन टू 10,000 टन, यानी कि 6000 टन से लेकर 10,000 टन तक का इनका वजन होता है। ये बहुत लंबे होते हैं और इन पर ज्यादा इक्विपमेंट्स रखे जा सकते हैं, उन्हें ऑपरेट किया जा सकता है। जबकि फ्रिगेट्स की बात करें तो फ्रिगेट्स ऐसे शिप्स होते हैं जो छोटे होते हैं, ये लगभग 3000 टन से 5000 या 6000 टन तक के ही वजन को दर्शाते हैं। और ये जो साइज है इनका बहुत छोटा होता है। स्पेशली इनका यूज कहां है, देखिए बेसिकली फ्रिगेट्स जो होते हैं वो बेसिकली एंटी सबमरीन ऑपरेशंस में सबसे ज्यादा काम आते हैं। दूसरा, फ्रिगेट्स का यूज किया जाता है लाइक जैसे कोई पेट्रोलिंग शिप है किसी और देश का, राइट, तो उस पेट्रोलिंग शिप को रोकने में उसका काम किया जा सकता है। या छोटे मोटे नेवल ऑपरेशंस, यानी कि जो छोटे लेवल के नेवल ऑपरेशंस होते हैं, मीडियम रेंज मिसाइल्स इस पर ऑपरेट की जा सकती हैं, राइट। जबकि वहीं हम बात करते हैं डिस्ट्रॉयर्स की, तो ये डिस्ट्रॉयर्स बड़े कमाल की चीज है भैया। ये बहुत बड़े शिप्स होते हैं, इनमें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स ऑपरेट की जा सकती हैं, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अपनी क्षमता और आकार की वजह से, कैपेसिटी और साइज की वजह से, जो एक पूरा फ्लीट ऑफ नेवी होता है, फ्लीट समझते ना, जंगी जहाजों का बेड़ा, मतलब एक जहाज नहीं, मैं एक से ज्यादा जहाजों की बात करूं तो फ्लीट ऑफ नेवी जो होता है, नेवल फ्लीट को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं कौन, डिस्ट्रॉयर्स। लेकिन ये क्षमता फ्रिगेट्स में नहीं होती। हालांकि वहीं अगर आप बात करो डिस्ट्रॉयर्स की स्पीड भी थोड़ी तेज होती है, दीज आर फास्टर देन दी फ्रिगेट्स। फ्रिगेट्स स्लो स्पीड में होते हैं, लेकिन ये पेट्रोलिंग में बहुत काम आते हैं और स्मॉल नेवल ऑपरेशंस में बहुत यूज किए जाते हैं। तो आईएनएस गोमती भी एक मिसाइल फ्रिगेट है जो इंडिजीनियसली या इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से डिजाइन किया गया था भारत में। इसमें नौसेना शौर्य वाटिका दूसरा इसका अंग होगा। नौसेना शौर्य वाटिका ये एक ओपन एयर म्यूजियम होगा, मतलब खुले आसमान के नीचे, ये कोई इंडोर नहीं है, ये पूरा का पूरा ओपन एयर होगा, राइट। इसमें क्या बोल रहे हैं, देखो ये जो नौसेना शौर्य स्मारक है, इसमें हम लोग कुछ और चीजों को दर्शाएंगे। सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बता ही दिया, इसके इक्विपमेंट्स रखे जाएंगे जो शिप है। फिर TU-142 मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट, ये भी इस ओपन एयर म्यूजियम में रिफ्लेक्ट किया जाएगा। ये भी एक नेवल एयरक्राफ्ट है, ज्यादातर पेट्रोलिंग में और ऑब्जर्वेशंस में काम आया ये। फिर सी किंग SK-42B हेलीकॉप्टर्स, जो कि शिप से ऑपरेट किया जाता है, नेवल फोर्सेस में किया जाता रहा, उसे भी इसमें दर्शाया जाएगा, राइट। इसी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो इसके सेक्शन में एक तो इंपॉर्टेंटली हम इंटरप्रिटेशन सेंटर के फॉर्म में डेवलप करेंगे। इंटरप्रिटेशन सेंटर का मतलब क्या है, यहां आप जाएंगे तो यहां आपको नेवी की हिस्ट्री, नेवी की वर्किंग जो मैकेनिज्म है और उसके इक्विपमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशंस मिलेंगी, राइट। तो यहां से आप इंफॉर्मेशंस गैदर कर पाएंगे, सारी चीजों के बारे में जानकारियां इकट्ठा करने का एक केंद्र होगा कुल मिलाकर के। और दूसरा ओपन एयर म्यूजियम जो मैंने आपको बताया, पूरा म्यूजियम, इसके दोनों हिस्से, मैं बात करता हूं गोमती आईएनएस गोमती शौर्य स्मारक की और नौसेना शौर्य वाटिका की। जिन लोगों को नहीं पता हो, यहाँ आईएनएस शब्द लिखा हुआ है, मैं बता दूं, इसका मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। क्या मतलब होता है, इंडियन नेवल शिप। आईएनएस स्टैंड्स फॉर इंडियन नेवल शिप। जब भी हम नौसेना के किसी जहाज की बात करते हैं, शिप की बात करते हैं, या उसके किसी भी और इंपॉर्टेंट वेसल की बात करते हैं, किसी नौसैनिक वाहन की बात करते हैं, तो हम उसके आगे आईएनएस लगाते हैं, यानी इंडियन नेवल शिप, भारतीय नौसैनिक जहाज, राइट। इसमें बेटा एक 7D थिएटर डेवलप किया जा रहा है। फिर एयरक्राफ्ट करियर लैंडिंग एंड वॉरशिप सिम्युलेटर्स डेवलप किए जाएंगे, सो दैट यू कैन गेट द रियल एक्सपीरियंसेस ऑफ द नेवल इक्विपमेंट्स, राइट। यहां पर जैसे एयरक्राफ्ट के लिए होंगे, वॉरशिप्स के लिए सिम्युलेटर्स होंगे। आजकल वो मोबाइल फोन में भी गेम खेलते हैं ना, सिमुलेशन गेम आते हैं। दीज गिव्स यू द रियल वर्चुअल एक्सपीरियंस, है ना। जैसे एयरप्लेन के बहुत सारे सिमुलेशन गेम्स आते हैं, लाइक पबजी जैसे ही है, जैसे पबजी में तुम रियल टाइम वर्चुअल एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करते हो, बिल्कुल वैसे ही होगा, राइट। ओके, डिजिटल वाटर स्क्रीन शो, राइट, डिजिटल वाटर स्क्रीन शो आपको इसमें दिखाया जाएगा। और मरीन लाइफ एक्वेरियम भी बनाया जा रहा है, एक एक्वेरियम भी बनाया जाएगा जिसमें आप मरीन लाइफ यानी समुद्री जीवन, समुद्री जीवों को, यानी कि मरीन एनिमल्स को देख पाओगे। सबमर्ज द्वारका मॉडल, यस डेफिनेटली, ये तो मोदी जी का खैर बोल सकते हो, उनकी सबसे बड़ी बिल यही है। द्वारका मॉडल गुजरात में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई वो नगरी जो समुद्र के भीतर सबमर्ज हो गई, डूब गई, उसका भी एक मॉडल रखा जा रहा है, राइट। देन इंटरेक्टिव एक्टिविटीज भी की जा रही है लोगों के इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, और जो लोग हैं वो एक्सपीरियंस कर सकें
भारतीय सेना को, भारतीय सेना से जुड़ सकें, बहुत डीपली कनेक्ट कर सकें, पैट्रियटिज्म क्या होता है, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति को महसूस कर सकें। सो यू कैन ड्रेस लाइक योर हीरोज, लाइक यू कैन ड्रेस लाइक योर वॉरियर्स, अपने योद्धाओं की तरह आप ड्रेसेस पहन सकते हैं। वर्चुअल नेवल मिशंस भी आपको परफॉर्म करने के लिए मिलेंगे, यानी कि एक एडवांस्ड म्यूजियम विथ ऑल डिजिटल फैसिलिटीज, दैट मींस इट विल गिव यू अ रियल वर्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ द इंडियन नेवी। ये अपनी तरह का एक बड़ा कमाल का म्यूजियम बनाया जा रहा है। थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है, बन जाएगा, आप लोग देखने जरूर जाइएगा। खैर, इसके ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप याद रखिएगा। पहला, आईएनएस गोमती, बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, राइट। इसके दो स्ट्रक्चर्स हैं, वो आपको याद रखने हैं। अच्छा, कहां बनाया जा रहा है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? ये बनाया जा रहा है लखनऊ में। कहां? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगली जो टॉपिक हमारे सामने आता है वो है अस्त्र शक्ति। अभी हालिया तौर पर पिछले वीडियोस में मैंने आपको त्रिशूल डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में बताया है, जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों सर्विसेज मिलकर कर रही हैं, जो कि राजस्थान और गुजरात में चल रहा है। हालांकि एक साथ 3 सर्विस एक्सरसाइजेज जो चल रही है इंडियन डिफेंस की, वो इंडियन डिफेंस फोर्सेज की 3 एक्सरसाइज त्रिशूल तो चल ही रही है, और वेस्टर्न कमांड में, राइट, साउथ वेस्टर्न कमांड, दैट मींस, राइट। तो उसमें ही अगर आप देखोगे तो आप त्रिशूल के साथ साथ, राइट, सेंटिनल स्ट्राइक नाम की एक एक्सरसाइज भी चल रही है पैरेलली, और अस्त्र शक्ति जो नॉर्दर्न कमांड ने ऑर्गेनाइज की हुई है, नॉर्दर्न कमांड इसको होस्ट कर रहा है। ये एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइना के साथ जुड़ा हुआ हिस्सा है ना, मैं आपको मैप में एक बार दिखा देता हूं, लेट अस सी ऑन द मैप। ये हो गया आपका वेस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न कमांड का हिस्सा। तो इतने इलाके में क्या चल रहा है? इतने इलाके में चल रहा है भैया आपका, एक तो त्रिशूल डिफेंस एक्सरसाइज हुई, राइट, और दूसरा सेंटिनल स्ट्राइक, राइट, और फिर एक आ रहा है ये वाला हिस्सा, ये एलएसी, ये वाला हिस्सा एलएसी है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चीन के साथ है, जो किसके साथ है? चाइना के साथ हमारा बॉर्डर है, नॉर्दर्न कमांड में, राइट। यहां हमारी एक्सरसाइज चल रही है अस्त्र शक्ति, अस्त्र शक्ति, राइट, अस्त्र शक्ति एक्सरसाइज। मुख्य रूप से ये जो अस्त्र शक्ति एक्सरसाइज है, इसके बारे में हम अब जानेंगे आज इस वाले वीडियो में। क्या हो रहा है अस्त्र शक्ति का? देखो भाई, अस्त्र शक्ति की जब हम बात करते हैं तो अस्त्र शक्ति इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है, लेकिन इंडियन आर्मी के साथ साथ इसमें एक और फोर्स को जोड़ा गया है। इंडियन आर्मी के साथ साथ इसमें आईटीबीपी के जवानों को शामिल किया गया है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, राइट। रीजन, क्योंकि चाइनीज बॉर्डर्स पर आईटीबीपी हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करने का काम कर रही है, एक सीमा रक्षा प्रहरी की तरह खड़ी हुई है, इसलिए आईटीबीपी को इसमें शामिल किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है? हाई एल्टीट्यूड एरियाज ऑफ हिमालयाज, मतलब हिमालय के जो बहुत ऊंचे क्षेत्र हैं, फुल ऑफ विद द ग्लेशियर्स एंड द स्नो, वहां पर हम अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए किस तरह से आज की डेट में सशक्त हैं, स्ट्रॉन्ग, हमारे पास वो स्ट्रेंथ है कि हम उसको रोक पाएंगे किसी हमले को, राइट। देखो, ऑपरेशन सिंदूर में हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई है। क्या समझ में आई है? कि भैया आज का वॉरफेयर बहुत अलग हो चुका है। कैसे? ट्रेडिशनल वॉरफेयर बहुत अलग चीज थी, हमने पाकिस्तान की सीमा में घुसे बिना उसकी ऐसी तैसी कर दी। समझो इस बात को, किसका यूज करके? ड्रोन्स का यूज करके, मिसाइल सिस्टम्स का यूज करके, और उसके यहां से आने वाले खतरों को रोक दिया। किसके थ्रू? एंटी मिसाइल सिस्टम्स का यूज करके। तो आप देखो तो ये हमारे मिसाइल सिस्टम्स हैं, ये बहुत ज्यादा एडवांस्ड होने चाहिए ना। फ्यूचर का वॉर कैसा होगा जब आज हमने ऐसा देखा है? तो पाकिस्तान ने क्यों मुंह की खाई? क्योंकि उनके पास इतनी एडवांस्ड वेपन्स इक्विपमेंट्स नहीं थे जो हमारे पास थे। उनको भनक तक नहीं लगी होगा क्या। उन्होंने सोचा हुआ ट्रेडिशनली ये सीमा के अंदर घुसेंगे तो हम देख लेंगे, ये वो, हम गए ही नहीं, हमने यहीं से बैठे बैठे दिवाली बना दी। तो इस बात को समझें, इंडियन आर्मी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हाई एल्टीट्यूड्स पर भी हमें किन और टेक्नोलॉजीज की जरूरत है, और ये जानना कि क्या आज की डेट में हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं वो इतनी कैपेबल हैं कि हम अपने देश की सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं उसके थ्रू। उसी पर ये एक्सरसाइज की गई है, और हमारे जवानों को उससे अपडेट रखना, राइट। तो अस्त्र शक्ति इसको इस वजह से नाम दिया गया है क्योंकि इसमें भारतीय सेना ने अपने अस्त्रों, किसका? अस्त्र जो होते हैं, उन अस्त्रों का एक डेमोन्स्ट्रेशन किया है, राइट। तो इस एक्सरसाइज का नाम है अस्त्र शक्ति। कहां हुआ? लद्दाख में। कहां? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइनीज बॉर्डर, राइट। किस किसने किया? इंडियन आर्मी ने किया सर, और आईटीबीपी ने किया सर। किस किसने किया? इंडियन आर्मी और आईटीबीपी ने। किसने होस्ट किया? नॉर्दर्न कमांड। कौन? आर्मी की नॉर्दर्न कमांड, राइट। क्या एम है इसका? हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर पर
हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर पर अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप करना, ये इसका मेन एम रखा गया है। राइट, क्या इक्विपमेंट्स इसमें यूज किए गए हैं? सबसे पहले लॉन्ग रेंज आर्टिलरीज, यानी कि लंबी दूरी तक मार करने वाली तोप, उनका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है। स्वार्म ड्रोन्स कमाल की चीज है साहब ये। जैसा कि आप मेरे सामने इस स्क्रीन पर एक इमेज देख रहे होंगे जिसमें आपको ड्रोन्स का एक झुंड नजर आ रहा होगा, दिख रहा है आपको? स्वार्म का मतलब बेसिकली होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। स्वार्म का मतलब बेसिकली जो होता है वो है स्मार्ट वॉर फाइटिंग एरे ऑफ रिकॉन्फिगर्ड मॉड्यूल्स। राइट, इसको मिलाकर के स्वार्म बनाया गया है, ये जो वर्ड है स्वार्म। राइट, स्मार्ट वॉर फाइटिंग एरे ऑफ रिकॉन्फिगर्ड मॉड्यूल्स। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। रशिया यूक्रेन वॉर में कुछ महीनों पहले ही आपने अगर एक इंसिडेंट के बारे में सुना या देखा होगा कहीं किसी न्यूज चैनल पर या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, यूक्रेन ने किस तरह से एक ड्रोन्स का झुंड बना करके एक ट्रक के थ्रू रशियन बॉर्डर्स में घुसा करके रशिया के एक एयरबेस तक पर हमला कर दिया था, जहां हैंगर्स में उनके प्लेन्स थे उन्हें भी डैमेज किया था। ये ड्रोन झुंड में जब हमला कर रहे हैं तो उस झुंड में हमला करने के ड्रोन्स की कैपेसिटी भारत के पास है या नहीं, और दूसरा अगर कोई और देश जैसे चीन अगर हमारे ऊपर कर देता है तो हम उसको कैसे बचाएंगे? राइट, तो उसके लिए भी हमने अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी कि यूएवी सिस्टम, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन्स हैं, किस तरह से स्वार्म ड्रोन्स के काउंटर कर पाएंगे, इसका भी टेस्ट किया गया है, इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है। कुल मिलाकर के हमने दोनों फ्रंट्स पर दुश्मन को अपनी ताकत दिखाई है। वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान को, उसको तो मुंह की खिला करके दिखाई है, और चाइनीज बॉर्डर पर चाइना को। राइट, तो नॉर्दर्न बॉर्डर पर भी और वेस्टर्न बॉर्डर पर भी। फिर कमांडो ऑपरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगाना भैया। कमांडो ऑपरेशन, इसमें कमांडो टुकड़ियों को शामिल किया। और सुनो, इंडियन आर्मी ने अपनी नई कमांडो यूनिट लॉन्च की। इंडियन आर्मी ने अपनी नई कमांडो यूनिट लॉन्च की भैया। नई कमांडो यूनिट, क्या नाम है? भैरव कमांडो। क्या नाम है? भैरव कमांडो। नई कमांडो यूनिट लॉन्च हुई है भैया, भैरव कमांडो। राइट, तो इस कमांडो यूनिट की चर्चा चल रही है अभी अस्त्र शक्ति एक्सरसाइज में, तो इसे भी इंपॉर्टेंटली याद रखना है। राइट, चलिए इसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर। आज के थर्ड टॉपिक इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। यूं तो बहुत पुरानी संस्था है, बनाई हुई 2015 में स्थापित हुई थी, और 2018 में इसका मुख्यालय भी स्थापित कर दिया गया था, जो कि भारत के गुरुग्राम में ही आता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये मोदी जी के दिमाग की उपज थी, मोदी जी के दिमाग की उपज थी ये, जो 2015 में स्थापित की गई थी। राइट, और गुरुग्राम, भारत में ही जो गुरुग्राम आता है, उस गुरुग्राम में, किसमें? गुरुग्राम में इसकी मुख्यालय स्थित है। राइट, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको भैया? रिसेंटली हाल ही में नई दिल्ली में इसकी 8वीं बैठक आयोजित की गई है। भारत मंडपम, किसमें? भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर इंडिया का नई दिल्ली में, वहां भारत मंडपम में इसकी 8वीं बैठक आयोजित की गई है, जिसका उद्घाटन, जिसका इनॉग्रेशन भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया। और इसकी अध्यक्षता नहीं, सह अध्यक्षता की है, यानी कि इसको एक तरीके से दो लोगों ने चेयर किया है। सो को चेयरमैनशिप रही है, जो इंडिया और फ्रांस ने की है। वैसे इसके संस्थापक भी, सह संस्थापक हैं, फ्रांस और भारत दोनों, है ना, को फाउंडर्स हैं। थीम क्या रखी गई है? इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल एक्सेस टू क्लीन एनर्जी थ्रू सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए स्वच्छ ऊर्जा या हरित ऊर्जा पर सभी की बराबर पहुंच सुनिश्चित की जा सके, इसे एम रखा गया है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है, एक ऐसा इंटरनेशनल अलायंस है, जो दुनिया के सभी देशों को यह प्रेरित करने के लिए बनाया गया कि वो ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशली सोलर एनर्जी पर फोकस करें। सन साल भर अवेलेबल है, आसानी से ऊर्जा बनाई जा सकती है, तो उसी को हम लोग टारगेट में देख रहे हैं। इसीलिए आईएसए की ये बैठक आप एनुअली कर रहे हैं, सारे मेंबर कंट्रीज। इसमें की इनिशिएटिव्स क्या लिए गए, इस बैठक में क्या डिसाइड किया गया, क्या क्या करना है? तो पहला इनिशिएटिव सनराइज है, इसका फुल फॉर्म है सोलर अपसाइक्लिंग नेटवर्क फॉर रिसाइक्लिंग इनोवेशन एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। ज्यादा से ज्यादा इसमें स्टेक होल्डर्स के एंगेजमेंट्स को बढ़ाना, सदस्य देशों को शामिल करते जाना। राइट, और सोलर अपसाइक्लिंग नेटवर्क इसे डेवलप करना। अपसाइक्लिंग नेटवर्क का मतलब क्या होता है
भैया इसमें एक बड़ी समस्या है सोलर एनर्जी को लेकर, वो चिंता एनवायरमेंट से रिलेटेड उठाई गई है कि भैया सोलर एनर्जी से हमने कोयले को जला करके कार्बन एमिशन तो रोक दिया, कोयले को कम करेगा, क्योंकि कोल से जो एनर्जी बन रही है उसकी डिपेंडेंसी सोलर ले लेगा। लेकिन सर सोलर पावर पैनल्स जो बनाए जा रहे हैं, स्पेशली जो आपने देखा हो घरों की छतों पर लगते हैं, जैसे सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है, वो सोलर पैनल्स की लाइफ 20-25 साल, उसके बाद उनका क्या होगा? उसको रिसाइकल कैसे करोगे? उसका कचरा कहां जाएगा? वो जो आप गार्बेज क्रिएट करोगे उसका क्या करोगे? वो मेटेलिक गार्बेज होगा, वो कैसे डिस्ट्रॉय करोगे? क्या करोगे आप उसका? क्या वो रिसाइकल हो सकता है? इस बात पर विचार करना, इस बात पर डिसीजंस बनाना, इसके लिए ये पहल शुरू की जानी है। फिर ऑसोबोग, ऑसोबोग का फुल फॉर्म है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसका मतलब क्या है? अभी देखो समझो क्या है। अब भारत देश में तो लगभग साल भर सूरज उगता है, ठीक है। अफ्रीकन कंट्रीज में मिलता है, ठीक है। अरेबिक कंट्रीज में मिलता है, ठीक। सर कनाडा में नहीं मिलता, सर अर्जेंटीना में नहीं मिलता, सर अंटार्कटिका में नहीं मिलता, सर रशिया में नहीं मिलता, सर मंगोलिया में नहीं मिलता, सर यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारी जगह नहीं आता, नॉर्वे स्वीडन जैसे देशों में तो 6 महीने सूरज उगता ही नहीं है। सर क्या करें? वो लोग कैसे बिजली बनाएंगे? तो बोला वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। जो देश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आते हैं, उनके पास ईयरली साल भर एक अच्छी सन की अवेलेबिलिटी होती है, तो वो साल भर अपनी बिजली बना सकते हैं। सरप्लस बिजली यानी कि सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करके वो पूरी दुनिया को एक ग्रिड से जोड़ सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक ग्रिड से, जिसके थ्रू उन देशों को बिजली सप्लाई की जा सकती है, एनर्जी सप्लाई की जा सकती है जिनमें सूरज नहीं उगता। लेकिन उसके एवज में वो देश बिजली खरीदने के एवज में, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के एवज में आपको एक पैसा देंगे, तो उन देशों को कमाई का एक साधन मिलेगा। भारत को ग्रोथ अच्छी मिलेगी ना। देखो चीन और भारत में कंपेयर करो, चीन में सूर्य की स्थिति अलग है, भारत में बहुत जबरदस्त है। तो भारत चीन को बेच रहा होगा, भारत यूएस को बेच रहा होगा, कनाडा को बेच रहा होगा। नहीं, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यानी एक सूर्य एक पृथ्वी या एक विश्व और एक ग्रिड बनाई जाए जिससे पूरी दुनिया को जोड़ दिया जाए, राइट। देन ग्लोबल कॉम्पिटेंस सेंटर और एक आईएसए एकेडमी बनाई जाए। सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जीज को डेवलप करने के एम से एक एकेडमी बनाई जाए, एक कॉम्पिटेंस सेंटर बनाया जाए जिसमें इनोवेशंस को डेवलप किया जाए, यूथ को इसके बारे में पढ़ाया जाए, इनकी स्टडीज और इनके रिसर्च को आगे बढ़ाया जाए, राइट। एंड देन सिड्स, SIDS, इट स्टैंड्स फॉर व्हाट? स्मॉल आइलैंड। सुनना जरा, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, मतलब जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, छोटे छोटे से आइलैंड कंट्रीज हैं, जो सोलर एनर्जी को डेवलप कर सकते हैं लेकिन उनके पास फंड नहीं है, तो उनको डेवलपिंग मोड में लाया जाए सोलर एनर्जी के लिए, मतलब उनको फंड दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा फंडिंग उनको की जाए। ये भी एक की पॉइंट रखा गया है जिसमें उनको फंडिंग करना, टेक्निकल सपोर्ट देना, मतलब उनको प्रमोट करना सोलर एनर्जी बनाने के लिए। छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज को भी इसमें इंक्लूड किया जाए, ये तय किया गया इस मीटिंग में। इसमें 2 रिपोर्ट्स भी पेश की गई हैं। पहली है द ईज ऑफ डूइंग सोलर 2025। ये रिपोर्ट कहती है भैया कि पिछले साल 2.083, कितना बेटा? 2.083 मैंने बोला ट्रिलियन डॉलर। कितना? ट्रिलियन डॉलर निवेश, इन्वेस्टमेंट सोलर एनर्जी के लिए सभी सदस्य देशों ने किया है। कब? 2024 में। ये रिपोर्ट में लिखा गया है। देन ग्लोबल सोलर ट्रेंड्स एंड आउटलुक 2025, ये 2 रिपोर्ट जारी की गई हैं। इन दोनों रिपोर्ट्स के नाम आपको याद रखना है, राइट। चलिए भाई, नेक्स्ट आज का लास्ट टॉपिक है हमारा। ये और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा ध्यान से सुनना। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से गट फीलिंग्स है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फॉर सीडीएस एंडी एग्जामिनेशन। भैया हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से याद रखना, और रिवाइज करने की जरूरत पड़े जितनी बार कर रहा हूं कर लेना, और नोट्स में लिख लेना इसको, है ना। आईनी एयरवेज, आईनी एयरवेज इंडिया में नहीं है पहली चीज, लेकिन इंडिया से कंसर्न्ड है। सर कैसे? सर ये ना ताजिकिस्तान नाम का देश है, इंडिया के नॉर्थ में आता है सर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है भारत के लिए। सर ताजिकिस्तान नाम के देश के दुशानवे में, दुशानवे, राइट, दुशानवे में सर ये स्टैब्लिश्ड है। सर इसका नाम है आईनी एयरवेज। सर ये एक एडवांस्ड एयरवेज है ताजिकिस्तान का, जो आज की डेट में ताजिक एयरफोर्स, यानी कि ताजिकिस्तान नाम के देश की जो एयरफोर्स है वो। आप सभी को पता है ताजिकिस्तान पहले यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक, या सोवियत संघ या सोवियत यूनियन, कुछ भी कह लो, उसका हिस्सा था। 1991 में एक बड़े यूएसएसआर के एक बड़े कोलैप्स के बाद, जब यूएसएसआर 15 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो ताजिकिस्तान भी अलग हो गया। अफगानिस्तान के नॉर्थ में आने वाला ये जो देश है, ये स्टार्टिंग में इतना ज्यादा इकोनॉमिकली साउंड नहीं था, आज भी वैसे इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन यूएसएसआर के अंडर जब ये था, तो ये जो वाला जो एयरबेस है आईनी एयरबेस, ये यूएसएसआर ने ही बनाया। बाद में यूएसएसआर ने अपना हाथ यहां से खींच लिया। तब 2002 में जब तालिबान की सरकार
अफगानिस्तान से हटी, तो भारत ने अफगानिस्तान से अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए, साथ ही साथ सेंट्रल एशिया में अपनी प्रेजेंस मजबूत करने के लिए, अपने एयरप्लेन्स को रिफ्यूलिंग कैपेसिटी देने के लिए, ताकि हमारे हवाई जहाज जब उड़े तो वो एक जगह रुक सके, रेस्ट कर सके, रिफ्यूल हो सके, उनका मेंटेनेंस हो सके, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए एक एयरबेस, जो आईनी एयरबेस था, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने का जिम्मा उठाया। किसने उठाया? भारत सरकार ने उठाया। 2002 में भारत सरकार ने यहां पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाया, हैंगर्स बनाए जिसमें प्लेन रखे जा सकते थे, और इस एयरपोर्ट के रनवे को डेवलप किया और लंबा और चौड़ा बनाया, ताकि हैवी प्लेन्स को भी यहां लैंड कराया जा सके, एयरफोर्स के कार्गोस को भी यहां पर लैंड कराया जा सके। तो भारत ने इतना बड़ा निवेश किया और लगभग 23 साल हो गए, 2002 से 2025 तक। 23 सालों से भारत का ताजिकिस्तान के साथ एक अच्छा खासा कोलैबोरेशन चल रहा था एयरफोर्स का, जो कि भारत ने अभी रिसेंटली खत्म कर दिया है। ऑफिशियली भारत ने अपने सारे वायु सेना के इक्विपमेंट्स यहां से हटा लिए और अपने सारे वायु सैनिकों को वापस बुला लिया, ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दी अपनी प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति यहां पर। हालांकि भारत इसे अपना एयरबेस के तौर पर देखना चाहता था, लेकिन इंडिया की प्रेजेंस रशिया को ठीक नहीं लगी थी, तो रशिया ने इसका कई बार विरोध भी किया था, राइट। तो 2002 में ये एयरबेस कहां बनाया था? ताजिकिस्तान में। इंडिया ने यहां से मिग 29 बोल रहा हूं मैं, मिग 29 प्लेन्स जो थे उन्हें फ्लाई किया है और उनका एक अच्छा बेस यहां डेवलप किया था, राइट। IL-78 जो एयरक्राफ्ट है भारत का, उसे भी यहां पर ऑपरेट किया गया है। तो आईनी एयरबेस पर इंडिया ने अभी हालिया तौर पर अपनी प्रेजेंस को ऑफिशियली खत्म कर दिया है। इस टॉपिक को भी आपको याद रखना है। आईनी एयरबेस कहां आता है? याद रखिए, ताजिकिस्तान के दुशानबे में आता है, राइट। किस देश ने अपनी उपस्थिति हटाई है? भारत ने अपनी उपस्थिति हटाई है यहां से। क्लियर है? चलिए भैया, आज के ये 4 टॉपिक्स हमने कवर अप किए हैं। आई होप ये आपको आपके एग्जाम्स में मदद करेंगे। इन टॉपिक्स में अगर कोई भी डाउट्स हैं या आप कुछ भी बताना चाहते हैं, इस वीडियो के कमेंट्स में हमें भेज सकते हैं। इसके साथ हमारी इंस्टीट्यूट की ऐप लिंक, जिस पर आपको इसका पीडीएफ आज की क्लास का मिल जाएगा, स्पेशली टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है जहां पर भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। उसे लेने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसी तरीके से तैयारी करती रहिए। आज के वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं।